नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अलग अलग लग्न में अलग अलग भावों में बैठे ग्रह के फल को बड़ी आसानी से जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता करके प्लेलिस्ट मिलेगी और इसमें 1054 वीडियो हैं। आप सबके अलग अलग लग्न अनुसार उसका फल आप उसका जान सकते हैं। इसमें एक चीज़ और, अभी हमने सिर्फ उसको अकेले बैठे ग्रह का फल आपको समझाने का प्रयास किया है। उसमें कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स वाला पार्ट बाद में ऐड किया जाएगा। फिर भी अगर कोई उसका एक प्राइमरी व्यू कि भाई जैसे तुला राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है या तुला राशि में प्रथम भाव में बैठा हुआ है शनि, तो उसका क्या फल होता है। उसके बाद कोई दूसरा अगर उसके साथ आके मिल रहा है तो उसके फल को कमज़ोर भी कर सकता है, उसके फल को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। तो ये सारी बातें जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और कोई अगर ज्योतिष के गणित वाला पार्ट यानी मैथमेटिकल पार्ट को जानना चाहता है, खुद से कैलकुलेट करने की उसकी इच्छा होती है, तो हमने एक प्लेलिस्ट चला रखी है ग्रहों का गणित। वहाँ जाकर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट या कहीं ज्योतिष में जो टेक्निकल पॉइंट कहे जाते हैं, भाई ये योग कैसे बना, भाई जैसे कहता है भाई आपकी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग का वास्तव में अर्थ क्या है, तो वो आप ग्रहों के गणित वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि दशा का समय कैसे निकाला जाता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब बातें किस प्रकार से डिवाइड की गई हैं। उसका एग्जैक्ट टाइमिंग आप अपने किसी सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, खुद से मैच करना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं। और इसमें भी फिर कई चीज़ें आ जाती हैं कि भाई जब हम फलित करते हैं तो किसको ज़्यादा महत्व दें। हम कई व्यूअर्स पूछते हैं कि जी हम अपने लग्न चार्ट को महत्व दें, चंद्र चार्ट को महत्व दें, नवमांश को महत्व दें, और भी कई जैसे कर्म क्षेत्र के लिए D10 चार्ट को महत्व दें। तो इन सबको शांत करने के लिए इस प्रश्नोत्तरी को आपको एक प्लेलिस्ट है एस्ट्रो ज्योतिष करके, वहाँ देखना चाहिए, जहाँ पर इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों को हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि भाई लग्न चार्ट के पास कितनी पावर है। हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में भारत के संविधान में जितनी ताकत भारत के संसद को प्राप्त है, सर्वोपरि संसद, तो वो हमारा लग्न चार्ट है। इसी प्रकार से हमारे संविधान में जो पावर प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त है वो हमारा खुद की मनोभावना यानी चंद्र कुंडली। क्लियर हो गया, हम कैसे दुनिया को प्रिज्यूम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का सोचना एक अलग विषय है, सरकार का सोचना एक अलग विषय है। याद रखना है, सरकार के नीचे है प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दुनिया में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो लग्न चार्ट ही तय करता है, लेकिन जातक का क्या मनोभावना है वो चंद्र कुंडली तय करती है। फिर नवमांश इसमें सबसे पावरफुल डिविजनल चार्ट्स में माना जाता है लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट के बाद। वो एक प्रकार से इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ स्पेशल पावर उसको D1 ने ही दी है। कई इसको उल्टा बोलते हैं कि भाई D9 ने D1 को पावर दी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के अधीन है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, जो D9 चार्ट हमारा है, D9 चार्ट D1 के अधीन है। क्लियर हो गया, कुछ चीजों को उसकी पावर का इस्तेमाल करके वो बदल सकता है या कह सकते हो उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता है। लेकिन अगर D1 में ही कुछ ताकत नहीं है, यानी किसी देश की संसद में ही ताकत नहीं है, सरकार में ताकत नहीं है, तो कोर्ट का मजबूत होने से कोई फायदा नहीं है। भी हमने आपका लग्न चार्ट देखा, बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। कहता जी तो इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, कैसे देखा। कहता जी हमने उसका D9 देखा, बहुत बढ़िया, स्वग्रही बैठे हैं 3-3 प्लैनेट, कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना है, हम सदैव सरकार को बलि करना चाहते हैं तो हम संसद की बात करते हैं। क्लियर हो गया, तो ऐसे ही हम सबसे ज्यादा बल हम लग्न चार्ट को ही देंगे। शुरुआत करते हैं पूर्व भाद्रपद। तो पूर्व भाद्रपद का पार्ट
कईयों को समझना सबसे कठिन लगता है कि भाई कैसे इसको एनालाइज किया जाए, कैसे इसको डिकोड किया जाए, उन श्लोकों का जो गूढ़ अर्थ है। क्योंकि कहीं इसको मृत्यु से जोड़ा जाता है, कहीं इसको खड्ग कृपाण से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका जो विंशोत्तरी स्वामी है वो बृहस्पति है। क्लियर हो गया? तो वो और इसका जो गुण है वो आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह सत्व की बात करता है। और वर्ण इसका ब्राह्मण है, गण इसका मनुष्य है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मृत्यु के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रतीक में शैया के 2 अग्रभाग, इसको कई ज्योतिषविद मृत्यु शैया के अग्रभाग भी मानते हैं। तो ये तो बात तय है कि कहीं ना कहीं ऐसे जातकों में, चाहे उसने उस एनर्जी को बहुत पॉजिटिव होकर अपने कंस्ट्रक्टिव साइड में इस्तेमाल किया अलग अलग नवमांश अनुसार, लेकिन उसके जीवन में मृत्यु के बहुत नज़दीक फेस टू फेस होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये प्रवेश करता है इसी यानी एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है। कुंभ राशि और मीन राशि के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, पूर्व भाद्रपद, यानी 12वें भाव को बोलते हैं मोक्षा। तो जो एक प्रकार का सोल के शरीर को त्यागने की बात आती है, वो उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम मृत्यु के बजाय मोक्षा शब्द पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का बड़ा क्लोज कनेक्शन रहता है, चाहे वो मृत्यु का कोई ऐसा प्रोफेशन हो या इस प्रकार की कोई बहुत क्लोजनेस रहती है, चाहे मृत्यु का कोई भय रहा हो जीवन में, उसको जीत कर, उस भय को जीत कर वही बहुत बड़ा, चाहे सन्यासी बन गया हो, योगी बन गया हो। तो ये तो तय है। अगर इसको हम एक प्रकार से समायोजन की बात करें कि इस नक्षत्र को एग्जैक्टली समझना चाहते हैं भाई कैसा माइंड सेटअप है, तो मेढ़ा समान ऊर्जावान पहले पकड़ना है। नक्षत्र को अगर आपको समझना है तो पहले इसका देवता को पकड़िए, भाई किस प्रकार का देवता का स्ट्रक्चर है, रूप है। तो देवता इसका अजैकपाद, एक पैर का मेढ़ा देव, कहीं ना कहीं रुद्र के समान, एक रुद्र का ही रूप माना जाता है। और रुद्र को हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उनके पास एक शक्ति है, प्रलयकारी शक्ति है। तो और मेढ़ा जब कभी भी बात करते हैं, या हम मेढ़ा यानी मेष जो क्रोधित जीव है, उसका एक देवता के समान आपको अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको आसानी से इसका चित्र भी मिल जाएगा कि वो एक पैर पर खड़े रहने वाला जीव है। और जहाँ एक पैर की बात आती कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका संबंध हमारे पाद से भी है, या कह सकते हैं हमारे बाएं जंघा वाले पार्ट से भी है, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं बलिष्ठ पैर होता है अगर ये नक्षत्र बहुत बलशाली अवस्था में होता है। और अगर नक्षत्र में कोई इस प्रकार का रॉन्ग इंजंक्शन बन रहा हो जहाँ पर विरोधाभासी है, 2 एनिमीज बैठे हैं, तो वही जंघा और पैर वाला पार्ट कमजोर भी हो सकता है। तो ध्यान देना है, एक पैर पर मेढ़ा देव या रुद्र का ही एक रूप है, तो वो एनर्जी से भरा पड़ा है, क्योंकि मेढ़ा या मेष बहुत एनर्जेटिक एनिमल माना जाता है, तो ऊर्जा से भरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उस ऊर्जा को देखिए, कुंभ राशि में पड़ रहा है और कुंभ राशि का डिपार्चर है, तो कुंभ राशि का लॉर्ड भी इसमें शामिल होगा और इसका विंशोत्तरी स्वामी बृहस्पति भी इसमें शामिल होगा। तो ऊर्जा का संतुलन गुरु रूप में करेगा। क्लियर हो गया? एक खड़ग की अगर बात करते हैं भी, खड़ग के साथ इसको कैसे देखा जाए? खड़ग को सदैव ये नहीं समझना कि भाई खड़ग एक युद्ध में ही काम आने वाला हथियार है। खड़ग से किसी महल में या किसी राज्य में शांति भी स्थापित की जाती है, यानी खड़ग का अगर भय नहीं होगा तो शांति का कोई नाम नहीं होगा। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा से भरा हुआ है। ये बात को समझना है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये स्वयं से कोई ढिशुम ढिशुम की ज़्यादा बात नहीं करता है कि भाई कोई खुद से फील्ड में जाकर लड़ने की बात करता है, ऐसा स्वभाव नहीं है। लेकिन हाँ, वो खड़ग की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गया? चाहे अपने वचन के रूप में करे, क्योंकि कुंभ राशि को हम शनि का लिबरल रूप मानते हैं, लेकिन उस कार्य में भी खड़ग के समान एक छुपी हुई गुप्त ऊर्जा दिखाई देती कि भाई अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो ये भी ध्यान रहे हमारे पास भरपूर ऊर्जा भी भरी हुई है। क्लियर? तो शनि समान प्रौद्योगिक सेवा भाव भी इसके अंदर रहता है। प्रौद्योगिकी यानी कहीं ना कहीं जो
आजकल नए नए जो टेक्निकल काम, नए नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ निकल रहे हैं और शनि के अंदर सेवा भाव भी है, तो वो उस एनर्जी का मिला जुला रूप, यानी इसका देवता, इसका विंशोत्तरी स्वामी और इसका जो 1/3 इसका हिस्सा पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका कुंभ राशि में जा रहा है, तो वो उस एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। चौथा चरण है जो वो बृहस्पति ही उसका राशि अधिपति है और बृहस्पति ही उसका विंशोत्तरी स्वामी है। तो उस प्रकार से हमें समझना है कि मीन राशि का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बृहस्पति का उसमें रोमांटिक फेज भी शामिल होता है, और वो क्योंकि कर्क नवमांश आता है तो वो एक प्रकार की उस एनर्जी को, उस मेढ़ा देव एनर्जी को फैमिली की रक्षा में इस्तेमाल करने वाला माना जाता है। क्लियर? तो अजय एक पाद एक पैर का मेढ़ा देव ये आपका देवता है, इसको आपको भजना है, इसको ध्यान करना है। संभव हो अगर आप तो इसका चित्र भी उत्तर पश्चिम में लगा सकते हैं। प्रतीक इसका तलवार, शैया के अग्र 2 पांव। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना है कि इसमें मृत्यु शैया इसको कई ज्योतिषविद मानते हैं, और जब भी हम मृत्यु की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मृत्यु का ही सिनोनिम है मोक्षा, क्योंकि 12वें भाव में ये एंटर करता है इस नक्षत्र के माध्यम से। तो वो उस मृत्यु के साथ बड़े करीब का आमना सामना होता है ऐसे जातकों का। क्लियर हो गया? चाहे कोई परिवार में कोई इस प्रकार का इंसिडेंस हुआ हो, उसकी लाइफ में इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। इनफैक्ट जो भी इस प्रकार के, चाहे मीराबाई रहे हैं, जो भी इस प्रकार के संत भी रहे हैं, उन पर भी या तो मृत्यु अटेम्प्ट रहा या मृत्यु से बड़ा करीब का सामना हुआ है। उसके बाद जीवन में ये एक उनकी तरफ से ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं किया गया, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने इस पार्ट को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो ये ध्यान रखना है, जहां भी मृत्यु शैया की बात आती है कहीं ना कहीं इसके देवता के साथ भी उसको जोड़कर देखना है। रुद्र का अर्थ ही होता है, रुद्र यानी जो प्रलयकारी देवता। दिशा उत्तर पश्चिम दिशा माना जाता है। गोत्र ऋषि पुलस्त। ऋषि पुलस्त के भी अगर हम स्वरूप को समझते हैं, इनके वंशावली को आगे पढ़ते हैं, तो और एकदम क्लियर हो जाता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ऋषि पुलस्त का जैसे कहते हैं वास यहाँ नक्षत्र में रहता है, और इन्हीं के ही पौत्र माने जाते हैं रावण, जिनके पास भरपूर मति थी बृहस्पति की, और कार्यशैली उनकी पूरी तरह से बहिर्मुखी थी। शनि के समान तामसिक प्रवृत्ति के देवता का पूरा असर रहा, और कहीं ना कहीं धन की भी कोई कमी नहीं रही। क्लियर? क्योंकि कुंभ राशि का एक स्ट्रक्चर रहता है कि भाई हमें गैदरिंग तो इकट्ठा, जो मटेरियल गेन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में जो एकादश भाव है वहां एकत्रण तो होगा ही होगा, इकट्ठा तो होगा ही होगा। लगभग सभी प्लैनेट वहां अच्छा फल देते हैं प्रायः। और अगर आप कुबेर की बात करें तो वो भी एक प्रकार के संबंध हम यक्षराज के साथ जोड़ते हैं, राक्षस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन बड़ा शुभ माना जाता है कुबेर को। धन के एक प्रकार से खजांची माने जाते हैं, कैशियर माने जाते हैं देवताओं के। तो वो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन वो एक क्रूर कर्म के साथ भी उनको जोड़कर देखा जाता है, जो देवता से काफ़ी क्लियर हो रहा है। तो जो रावण और धन के जो खजांची रहे, उनके साथ बड़ा, क्योंकि दोनों ही पौत्र हैं पुलस्त ऋषि के। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसी प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ कुछ पूर्व भाद्रपद का, क्योंकि कुंभ राशि में कुबेर की तरह गैदरिंग भी है, लेकिन कुबेर को क्या माना जाता है? वैसे वो यक्षराज माने जाते हैं। यक्ष कुछ कुछ जैसे तामसिक दैत्यों की तरह, राक्षसों की तरह प्रतीत होते हैं। क्लियर? तो रावण के भाई भी राक्षस ही हैं रावण। तो इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिर इसमें वर्ण, ब्राह्मण वर्ण की बात आती है। तो बड़ी अजीब बात है कि इनके जो देवता हैं, जो एक विस्फोटक या रुद्र देवता माने जाते हैं, पूरी तरह से वो ब्रह्म को जानने की बात करता है जातक। 4 प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण यहाँ देखे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि भाई ये बेस्ट है वो वर्स्ट है, सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्लियर हो गया? जहाँ पर बौद्धिक श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है,
उसको हम ब्राह्मण वर्ण के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जहां शारीरिक श्रम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कबाल का ट्रबल शूटर, कोई भी आपदा आई है उसके प्रबंधन में ज्यादा से ज्यादा खुद से इन्वॉल्व होकर लगे रहना, वो शूद्र वर्ण की विशेषता। और बौद्धिक स्तर पर, हालांकि शारीरिक श्रम करने के लिए ब्राह्मण वर्ण को ज्यादा नहीं जाना जाता है, इनका जो बौद्धिक श्रम है वो ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो इस प्रकार से ये इस नक्षत्र का वर्ण माना जाता है। तो इस नक्षत्र के जरिए, यानी इस नक्षत्र के वर्ण के जरिए काफी हद तक इस जातक की मेंटेलिटी समझ में आती है कि आप इनको कोई फिजिकल वर्क में इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो ये ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। हाँ, आप कोई इनको ऐसा वर्क दीजिए जहां आपको कोई प्लानिंग बनानी है तो ये बड़े ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। गण मनुष्य, 3 प्रकार का काम करने की शैली होती है, देवगण और मानव या मनुष्यगण और राक्षसगण। तो जो देवगण है उनका विजन एकदम क्लियर है कि भाई हमें दूसरे को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना है, और संकोची भी माना जाता है। आज कलिकाल की दृष्टि से उनको थोड़ा सा अनफिट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कोई अगर इस प्रकार की स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करनी हो तो ये थोड़ा संकोच करते हैं देवगण। मनुष्यगण बहुत ही प्रैक्टिकल है, भाई वैसे हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, जो प्राय मनुष्यों का स्वभाव होता है कि मनुष्यता होगी तभी मनुष्य होगा। तो मनुष्यों को सामान्यतः किसी को परेशान करने के लिए ये मानवीय स्वभाव अगर उसके अंदर है तो मनुष्यगण की विशेषता ही क्या है, उसके अंदर मानवीय। लेकिन हाँ, वो देवता नहीं है, हमें ये भी नहीं भूलना है। मनुष्य को मनुष्य ही मानना है, उसको देवता नहीं मानना है। तो मनुष्य में एक प्रकार का ये चाहे कमी कह दीजिए, अगर उसका कोई विरोध करता है, उस पर कोई इस प्रकार का अटेम्प्ट करता है तो फिर ये भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो ध्यान रखना है कि मनुष्यगण एक प्रैक्टिकल अप्रोच मानकर चलना चाहिए। राक्षसगण तो ये भी, अभी उनके कार्य सिद्धि में अगर कोई बीच में ऐसा लगता है कि इसका उपयोग किया जा सकता तो बिल्कुल नहीं संकोच करते हैं, कि चाहे इसके लिए नेगेटिव पाथ भी चुनना पड़े वो बिल्कुल करते हैं। आज के लिए जैसे जैसे कलकाल की तरफ जा रहे हैं तो राक्षसगण बड़ा प्रखर होकर कार्य करता है। उसको आपने समय दिया है, भाई ये समय पर कार्य होना चाहिए, करेगा ही। इसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े वो करके ही आएगा। मनुष्यगण कोशिश करता है कि भाई किसी को सामान्यता है उसके ना किया जाए, हित का ध्यान रखा जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा दूसरा उसके हित का ध्यान नहीं रखता तो फिर ये उसका जवाब देता है। लेकिन देवगण का स्वभाव है, अगर किसी ने अहित किया है तो भी उसको क्षमा कर देना, भूल जाना। नाड़ी की बात करते हैं, नाड़ी आदि पिंगला। नाड़ी मुख्य रूप से हम मैचिंग के लिए देखते हैं। मैंने पहले भी कई शुरुआती नक्षत्रों में बताया था कि नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। वर और वधू का अगर समान नाड़ी है और बहुत कम गुण मिल रहे हैं, कि भाई जैसे मान लीजिए आपके 17 गुण 18 गुण मिल रहे हैं, उसके बाद नाड़ी दोष लग रहा है, तो कहते हैं संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। और संतान हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जैसे कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है, कोई सिंड्रोम हो सकता है, कोई उसको B1 की कमी बेरी हो सकता है, यानी इमोशनली डिस्टर्बेंस ऐसा इस प्रकार की। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें नाड़ी दोष का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन छूट मिल जाती है नाड़ी दोष में अगर गुण हमारे 25 के ऊपर चले जाते हैं मैचिंग में। अष्टकूट मिलान का मुख्य रूप से ध्यान, वैसे तो अलग अलग कई मिलान, वर वधु मिलान के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम जो अष्टकूट मिलान पद्धति उसको सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सर्वसम्मति से उसको ही ज़्यादा मानते हैं, तो उसी को मुख्य रूप से देखना चाहिए। प्रकृति उग्र, क्लियर, तो वो निश्चित रूप से देवता उसका मेढ़ा समान है, तो उग्र प्रकृति का है। कुछ कुछ जैसा मंगल का स्वभाव होता है, तो समान प्रकृति मंगल। जब प्रकृति की बात आती है तो ध्यान देना है, प्रकृति से हम इसके मुहूर्त वाले पार्ट को समझ सकते हैं कि भाई एक तो आपका जन्मकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, और कोई आपके डेली रूटीन में कोई मुहूर्त, भाई आज हमें एक शुभ कार्य करना है, तो जब चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में चल रहा हो तो उग्र कार्य तो किए जा सकते हैं। कुछ प्रकार का भाई हमने वॉर डिसीजन लेना है, कोई किसी पर प्रहार करना है, कोई ऑपरेशन इस प्रकार का करना है, झगड़े करने हैं, कोई कार्रवाई करनी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कहते हैं ना फैमिली में एक अच्छे कुटुंबिक गैदरिंग है और फंक्शन है, विवाह है, मैथुन सुख को बढ़ाने वाले कार्य हैं, उसके लिए हम इस नक्षत्र का गोचर त्याग देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, हम जब कभी भी प्रकृति की बात करेंगे,
इस सीरीज में जितने भी नक्षत्र ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में रिकॉर्ड किए हैं, तो प्रकृति से सिर्फ मुख्य रूप से मुहूर्त को समझना है। हालांकि जातक का अपना खुद का भी कार्य करने का जो वे होगा वो इसी प्रकार से कार्य करेगा, चाहे वो उस एनर्जी का, उस उग्रता का इस्तेमाल परिवार की रक्षा में करे। क्लियर? लेकिन प्रकृति तो उग्र रहेगी मंगल के समान। बात करते हैं नित्य योग। तो नित्य योग अलग अलग जैसे नक्षत्र होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के योग माने जाते हैं। तो कहते हैं किस योग का इसके साथ सिमिलैरिटी है, तो वरियान योग, जो एक प्रकार का बलिष्ठ कार्य करने के लिए योग माना जाता है, बल को बढ़ाने वाले, शौर्य को दिखाने वाले जो कार्य हैं वो वरियान योग में किए जाते हैं। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी जान पड़ती है। तो काफ़ी ये जो हम अब चल रहा है अभी, एक प्रकार का आप मान के चलिए एक वैदिक स्रोत ही चल रहा है। अब उन मंत्रों को अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से मेरे लिए भी बताना बहुत कठिन होगा, और आपके लिए भी हो सकता है 90% व्यूअर्स जो मंत्रों का डायरेक्ट मीनिंग ना समझ पाए, और त्रुटि होने के काफ़ी चांसेस है। तो हमने उसको सरल हिंदी भाषा में, ये भी अगर आप बार बार सुन लेते हैं एक बार अपने नक्षत्र और इसको आपको याद हो जाता है, आपके हृदय में धारण हो जाता है, तो समान अपने नक्षत्र के वो मंत्र समान ही वो फल आपको देने वाला होगा कि भाई दिशा कौन सी है, देवता कौन सा है, वनस्पति कौन सी है, जीव कैसे मैच करता है, योनि कौन सी है, वर्ण कौन सा है, गण कौन सा है। तो ये एक प्रकार का एक आवाहन ही हो रहा है उस नक्षत्र को प्रसन्न करने का, एक प्रकार का मंत्र ही उसको मानकर चलें। क्लियर होगा कि मंत्र कभी आपने पढ़ा हो, कोई भी, चाहे गायत्री मंत्र है, कोई भी मंत्र पढ़ा हो, उसका अगर आपने कभी उसके नीचे के जैसे हिंदी ट्रांसलेशन लिखा होता है तो उसका अंतर बड़ा, उसका जो ट्रांसलेशन बड़ा सामान्य होता है। हम उसके डेटी के जो खूबियाँ उसको लिखते हैं, भाई उसको ये पसंद है, उसको ये वनस्पतियाँ पसंद है, उसके पैर ऐसे हैं, उसका मुख ऐसा है। तो अभी भी हम एक कुछ प्रकार से नक्षत्र के यही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको उसके स्रोत के समान ही फल देगा। क्लियर? तो और सबसे बड़ी बात कि ये आपको समझ में आ रहा है। वैदिक स्रोत, भाई ईश्वर की इच्छा का ज़्यादा हमें विरोध नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं भाई नहीं, मैं तो पुराने सतयुग के नियमों को ही मानूंगा। भाई जब ईश्वर ने खुद चाहा है कि कलिकाल को प्रेफरेंस देना है, कलिकाल प्रखर रूप से है, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि नहीं, हम तो आज भी सतयुग के समान ही जीना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ईश्वर की एक प्रकार से मर्जी की हम अवहेलना कर रहे हैं। भाई ठीक है, आप सतयुग की तरह नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं। आज धर्म का एक पावा है, अगर आप सिर्फ सत्संग में ही रहें, आप कठिन तप नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई डेली रूटीन में यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की जीवन शैली हमारी होगी, सब नौकरी पेशा है, डेली कार्य में जाना पड़ता है, और उस प्रकार के वस्त्र जैसे बताए गए हैं अति प्राचीन काल में, हम वैसे कटी वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं, सिला हुआ वस्त्र पहनना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। विरोधाभास मन में नहीं धारण करना चाहिए। भाई जिस प्रकार से कहते हैं आपद धर्म जब चल रहा हो तो सत्संग में ही सबसे ज्यादा रमने से फायदा होता है। कलिकाल में सबसे बड़ा जो कर्म है वो सत्संग और दान। बस हम सत्संग करें और जहां तक संभव है कोई जरूरतमंद है उसकी सहायता करें, उसको निस्वार्थ भाव से कुछ डोनेट करने का काम करें, ये सबसे बढ़िया है। तो इस प्रकार के सत्संग का अर्थ क्या होता है, हमें ये भी ध्यान रखना है। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है हम उसको उसमें सो रहे हैं, ऐसा नहीं। सत्संग यानी हमारे मन में ये होना चाहिए, इसने जो विचार दिया है वो उसको सुनने में मजा आ रहा है, हमको उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। तो इसलिए सीधा अर्थ यह है कि भाई वैदिक मंत्र का उच्चारण का अधिकार हमें नहीं है, कोई बात नहीं, ज्यादा तड़पना नहीं है, बिलबिलाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो अर्थ अभी समझ में आ रहा है उसको हृदय में धारण करें, फल ज्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? तो क्योंकि अलग अलग आप भी समझते हैं सबसे ज्यादा महानता किसकी है, ज्ञान वैराग्य से भी ज्यादा महानता भक्ति की है। तो मन में वो भक्ति होनी चाहिए कि हमने इस नक्षत्र को भजा है, पूरे हृदय से इसका आदर किया है, तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। क्लियर हो गया? तो मंगल के समान नित्य योग वरियान और रज्जु अवरो नाभि, 5 प्रकार के रज्जु होते हैं। तो नाभि में कहते हैं जो हमारा मेरु रज्जु, हमारा जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, जो सिग्नल को रिसीव करने वाला पार्ट है पूरे शरीर में, तो सबसे ज्यादा जो रज्जु एक्टिव है इन नक्षत्र जातकों का वो अवरो नाभि,
नाभि यानी हमारे करीब पीठ का जो पेट का निचला हिस्सा, इस हिस्से में जो रिसेप्टर है वे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जब कभी मैचिंग होती है तो साथ वाले का सेम नहीं होना चाहिए रज्जु, अवरोह नाभि, नाभि का निचला हिस्सा, तो अगर उसका भी ये सेम रज्जु है तो फिर इसका जो अंक है रज्जु दोष माना जाएगा और विवाह में अंक घट जाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, अगर मिलान में 25 से ज़्यादा अंक हो जाते तो रज्जु दोष आप त्याग सकते हैं। फिर बात करते हैं पक्षी, किस पक्षी, कौन से सिंबल हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो नक्षत्र और बली होगा। अब कोई इस प्रकार की पेंटिंग आपको दिखाई देती है जहाँ बगुलों की गैदरिंग है, बगुले बैठे हैं, और बगुले एक ऐसा पक्षी है रफ एंड टफ जो करीब करीब पूरे विश्व में मिलता है। और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दें तो करीब करीब पूरे संसार में बगुला मिलता है। और सबसे बड़ी विशेषता है, आप कभी भी चाहे हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल ग्रंथों की बात करें, चाहे हम किसी भी दूसरे धर्म, इस्लामिक धर्म ग्रंथों की बात करें और किसी और धर्म ग्रंथों की, क्रिश्चियनिटी में बात करें, उनकी जो आपस में दंत कथाएँ, लोक कथाएँ हैं, तो बको ध्यानम की बात जरूर आती है। यानी बड़ा, इसकी बड़ी खासियत क्या है, तो पैर बड़े मजबूत होते हैं, बगुले के पैर बहुत मजबूत होते हैं और उसका ध्यान बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसे ही वो जिस प्रकार से पूर्व भाद्रपद कुंभ राशि में पड़ता है, तो पूरी तरह से भाई जब बात करते हैं हमें आय के साधनों की, पूरी तरह से ऐसे जातकों का ध्यान जो है, मैं दृष्टि की बात नहीं कर रहा, फिलहाल ध्यान की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ध्यान रखना है, दृष्टि के मामले में तो ये जैसा है, इसको हम एक आंख चेतन स्तर मानते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना किसी चीज के विषय में ध्यान लगाना, कि वहीं ध्यान लगाता, तो इसका ध्यान लगाने का जो तरीका है जबरदस्त है। क्लियर हो गया? पूर्व भाद्रपद तो कुछ कुछ बको ध्यानम यानी बगुले के समान ध्यान मछली पर ही केंद्रित हो जाता है, और जैसे मछली नजदीक आती है तुरंत मछली इसका शिकार बन जाती है। तो बगुला इसका पक्षी माना जाता है। गुण सत्व, मतलब इतने चीजें, कहीं ना कहीं युद्ध की बात भी चल रही है और अजेक पाद, एक पैर मेढ़ा देव की बात चल रही है, उसके बावजूद भी ये तमस को नहीं दिखाता, क्योंकि जहां रुद्र का नाम आता है वो तमस की बात करता है। उस एनर्जी को ये पूरी तरह सत्व रूप में धारण करता है, यानी विष्णु का जो उपासना का जो तरीका है, पूरी तरह नियमों में शुचिता रखना, हाथ पैर धुले हैं कि नहीं धुले हैं, इस प्रकार का वो ध्यान रखने वाला। तो एक बड़ी अच्छी इसकी विशेषता है, हो भी क्यों ना, विंशोत्तरी स्वामी इसका गुरु है, बृहस्पति है। तो लीक से एकदम अलग हटकर रुद्र तमस के देवता माने जाते हैं, लेकिन इसका जो एनर्जी है वो रुद्र या अजेकपाद है, लेकिन इसका जो गुण है वो सत्व है, नियमों का अच्छे से पालन करना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें हम मन में, इनके कार्य की शैलियों में कई ऐसे काम भी शामिल होते हैं कि जहाँ पर कहता है ठीक है, कहता है भाई इसका जो हमने ये काम किया है, इसका क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, तो कोई बात नहीं, ये काम हमने वैसे ही किया है। तो ये एक सात्विक या अकर्म जो हम करते हैं, भगवत गीता में जो अकर्म वाला हिस्सा आता है उसको हम सत्व के सबसे नज़दीक मानते हैं। कर्म यानी जो हम बिना इच्छा या उसके फल की इच्छा के बिना जो हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं अकर्म। तो इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स के ज्यादा नजदीक होता है सत्व गुणी। फिर बात करते हैं प्रक्रिया ये एक विद्रोह की बात करता है और रुद्र की उस एनर्जी का, लेकिन मैंने बताया फिजिकल अटेम्प्ट करने से परहेज करता है, क्योंकि फिजिकल अटेम्प्ट में जो खिलाड़ी है वो तो कहीं ना कहीं मंगली माना जाता है, तो फिजिकल अटेम्प्ट का वो ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से इसके मन में एक विद्रोह की भावना होती है। प्रक्रिया उसी प्रकार की रहती है कि अगर कार्य मन मुताबिक नहीं होता है तो उस अजेकपाद देवता की एनर्जी से विद्रोह करने की ताकत ऐसे जातकों में भरपूर, अगर ये विरोध करते तो उनकी रेजिस्टिव पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो ये मेनली हम इसको थॉट के साथ रिलेट करके देखेंगे। एक बृहस्पति का नाराज होना, इस प्रकार की ऊर्जा हमें ध्यान रखनी है। फिर इसमें विंशोत्तरी स्वामी बृहस्पति और इसका दशा समय है 16 वर्ष का। जब आपका जन्म नक्षत्र या ये कह सकते हैं आपका चंद्रमा, जब आपका जन्म हुआ
कुंभ राशि में 20 डिग्री से थोड़ा ही ज्यादा था। तब आपका जन्म हुआ तो मेष नवमांश में था और आपका जन्म से अक्षरे है, जो आपका अक्षर है से तो लगभग आपको टोटल जो दशा मिलेगी वो 16 वर्ष की मिलेगी। दूसरे चरण में 100 अक्षरे होगा, तीसरे में दा होगा, चौथे चरण में दी अक्षरे होगा। दी अक्षर में आप मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना है, से सो दा दी। तो इस प्रकार से हमने अगर कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का समय अंतराल जानना चाहता है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप ग्रहों के गणित प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो क्लास देखें जहां आपको समझ में आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये आपको मिल जाएगा। काल पुरुष अंग बाईं जांग के साथ संबंध देखा जाता है और हम इसमें कहीं ना कहीं बाईं जांग या कह सकते हैं हमारे घुटने के निचले हिस्से को भी इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि और साथ में इसमें मीन राशि भी आ रहा है। मीन राशि का अर्थ होता है हमारा फुट, हमारा पैर। तो ये हिस्सा प्रोएक्टिव होता है इनका, और अगर इसी नक्षत्र में कोई दोष है तो इसी हिस्से में दोष मिलेगा आपको। क्लियर होगा? पैर कमजोर हो सकते हैं, जंघा वाला पार्ट कमजोर हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। विशेष तौर पर दृष्टि, चेतन स्तर, देखने का तरीका, ये एक आंख से चीजों का एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम एक आंख के उपयोग की ज्यादा बात करते हैं, कहते हैं भाई कहीं ना कहीं तिरछा देखना, इस प्रकार का ये इनकी शैली है देखने की। क्लियर? और मतलब माने चेतन स्तर, ऐसा नहीं कि भाई खाली आंखों से ही व्यक्ति को एनालाइज करना, नहीं। जहां दृष्टिपूर्ण माना जाता है कुछ नक्षत्रों का, वो आंखों के प्रयोग से ही व्यक्ति को एनालाइज करते हैं, लेकिन ये एक आंख से या तिरछी आंख से व्यक्ति को देखने का प्रयास करते हैं। और बाकी उनका जो गुण है, वो उनकी जो कहते हैं व्यक्ति को एनालाइज करना लगातार वो जारी रहता है कि उनका वो कार्य कैसे कर रहा है, कैसे वो खाना, उनका भोजन, तो ये एनालाइज करने का तरीका है, पूरी तरह दृष्टि पर निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर? तो इनको कान या एक आंख का दृष्टि माना जाता है, प्रोएक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, एक आंख का ज्यादा या तिरछी आंख से देखने का प्रयास करते हैं। वनस्पति, आम के साथ इसको जोड़कर देखना है। अब हम आम फल की बात करते हैं तो आम एक प्रकार से राजा है फलों का भी, और भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। तो इतना गौरव कहीं ना कहीं, चाहे वो आधुनिक समय में मिले, चाहे पुरातन समय में, अगर उसको गौरव मिला है, कहीं ना कहीं उसका कारण भाई इसको ईश्वरीय तपस्या से या ईश्वरीय इच्छा से तो जोड़ना ही जोड़ना है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं कह समझना है कि भाई कलिकाल में जो इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व नहीं है, भाई जैसे हम जनवरी फरवरी इस्तेमाल करते हैं और हम कई बार विरोधाभास में ग्रसित हो जाते हैं कि नहीं, हम आज भी विक्रम संवत का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन हमें कभी विरोध के उसमें रूप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी ईश्वर की इच्छा है। क्लियर? ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है, कैलेंडर क्या चीज़ है। तो अगर उसको सर्वसम्मति से कहीं अगर पारित किया गया है तो उसको भी एक प्रकार से विक्रम संवत के प्रति भी हमें रिगार्ड करना है। और ये जो जनवरी फरवरी जो कैलेंडर है, इसको, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर माना जाता है, इसको भी हमें रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना ही है। माने जबरदस्ती किसी को रोकने का प्रयास नहीं करना है कि नहीं मेरा सतयुग समय दोबारा वापस आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो समय चल रहा है उसी में हमें बेस्ट बनना है, और ये खूबी इनके पास है। क्लियर? तो आम की जहां बात आती है तो हम कहीं ना कहीं आयरन, कैल्शियम से भरपूर, और आयरन यानी शनि की मुख्य धातु में जोड़ा जाता है। इसको हम सूखने के बाद, आपको पता है, मुख्य रूप से यहाँ बात आती है, ऐसे लोगों को अमावट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो सूखा आम होता है, जो ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का हो जाता है, वो अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाई रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्योंकि कुंभ राशि का कलर भी कहीं ना कहीं ब्राउन के साथ संबंध देखा जाता है, तो वो एक घर पे आम का वृक्ष लगाया जा सकता है अगर संभव हो ऐसे जातकों के लिए। और आम के पर्ण जो हैं, आम के जो पत्ते हैं, ये दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं। क्या तो पुण्य कर्म है, और कोई ऐसा किसी का सोल डिपार्चर है, आत्मा का संधान कर रहे हैं, कोई इस प्रकार का उसको, उसकी सोल जो है, उसकी आत्मा के लिए कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई ऐसा मृत्यु अनुष्ठान भी हो रहा है, वहाँ सब में भी ये आम के पत्तों का, आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं
आम, जो आम का वृक्ष है, ये हमारे जीवन में दोनों प्रकार के, इसके बिना ना तो कोई हम कह सकते हैं सृजन हो सकता है, ना संहार हो सकता है। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा माना जा सकता है आम का वृक्ष। इसका उपयोग करना चाहिए। रंग, स्पेशली इस जातक को, रंग की बात करते हैं हल्का सलेटी रंग, इस जातक के लिए ध्यान रखना है। राशि की अगर बात करते हो तो वैसे कुंभ राशि को हम ब्राउन कलर के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुंभ राशि में आपको पता है 3 नक्षत्रों का स्लॉट पड़ता है, भाई पूरा नक्षत्र आ रहा है, उसके इतने चरण मिल रहे हैं। तो जब हम आइडेंटिकल कलर की बात करते हैं इस नक्षत्र के लिए, तो वो हो जाता है हल्का स्लेटी कलर। तत्व, आकाश तत्व, जो इसके विंशोत्तरी स्वामी का भी तत्व है, यानी बृहस्पति का भी तत्व है, कि हर जगह रहने वाला। क्लियर हो गया। स्पेस की अगर बात करते हैं, स्पेस प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो वो क्या है, स्काई या आकाश, उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। योनि, सिंह समान परिवार की रक्षा करने वाला। क्लियर हो गया। और सिंह को एक प्रकार से हम सभी योनियों का राजा भी मानते हैं, तो एक वो वाला इनके अंदर स्वभाव, जातकों में भी उस योनि का स्वभाव स्वाभाविक रूप से रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया। और पद का इनको पद का लोभ भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सिंह वैसे अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है, लेकिन उस पद के लिए हमेशा उसको चैलेंज मिलते रहते हैं कि भाई उस पद से उसको हटा दिया जाएगा, दूसरे को वो पदासीन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सिंह परिवार का रक्षक, बड़े दिल वाला और निर्भीक, तो ये इस जातक की विशेषताएं हैं। एक बात ध्यान रखना है, जंगल के राजा को सिंह मानना है, व्याघ्र नहीं मानना है। कई दफा व्याघ्र योनि के साथ भी हम वही सेम गुण कह देते हैं, वो गलत है। व्याघ या बाघ, जिसको टाइगर बोलते हैं, वो इससे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसका गुण अलग प्रकार का है। वो घात लगाकर हमला करता है, घात तो ये भी लगाता है, लेकिन ये खुले मैदानों में रहता है। और वो जितना ज्यादा पर्ण होगा, जितना ज्यादा पत्ते होंगे, वहां छुपा रहेगा। जब बहुत नजदीक आएगा तब वो हमला करता है। तो इससे ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो पीठ पर अटैक करने के लिए ज्यादा जाना जाता है, और ये खुले मैदानों में रहने वाला। तो कहते हैं ना, बाघ दिल नहीं शेर दिल की हम कल्पना करते हैं कि भाई शेर दिल बनो, खुले में ही हमें दुश्मन को चैलेंज करना है, हमें किसी की पीठ पर छुरा नहीं घोंपना है। तो कुछ ऐसा ही नेचर इस योनि का रहता है, यानी बहुत बड़ा फर्क है व्याघ्र और सिंह योनि में। बात करते हैं कार्यशैली की, तो प्रखर। क्लियर हो गया। तो प्रखर होकर कार्य करना, इसमें कोई संकोच नहीं है। वैसे भी भाई इनका जो प्रकृति है मंगल के समान है, तो देवता की भी बात करें तो अजैयपात, भयभीत होने वाला नहीं है। तो प्रखर होकर कार्य को रखता है, चाहे सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, प्रखर होकर अपनी बात को रखने के लिए माहिर होते हैं ये व्यक्ति। और हालांकि फिर भी मैंने बोला फिजिकली अटेम्प्ट जो होते हैं इससे संकोच करते हैं, कि कुंभ राशि को शनि का लिबरल फॉर्म माना जाता है, और मीन राशि का भी कोई ऐसा झगड़ने का नेचर नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं तारा संख्या 2 स्टार के साथ, यानी 2 स्टार, एक हम इस प्रकार से बैंड रूप में 2 स्टार की कल्पना करते हैं। और कई दफ़ा इसको हम एक शैया के 2 स्टार मान लेते हैं, और कई दफ़ा हम इसको एक खड़ग, कृपाण या तलवार के 2 स्टार मानते हैं। शुभ योग, जिसका भी जन्मकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो आप देख सकते हैं कि भाई किस ग्रह के लिए करना है, सूर्य के लिए, या वैसे भी घर में कोई इस प्रकार का शुभ कार्य करना है, कोई शुरुआत करनी है, तो शनिवार में जब नक्षत्र का गोचर है, ये नक्षत्र चल रहा है, तो आप शुभ योग में कार्य कर सकते हैं। शोभन, हालांकि इस नक्षत्र में यात्रा वर्जित होती है, लेकिन इस प्रकार का कोई कार्य जहां पर कोई एक शहर से दूसरे शहर में मूव करना पड़े, मूवमेंट करनी है इस प्रकार की, तो और या कोई ऐसा जिसमें हमारा जो कहते हैं कि एक काफिला जा रहा है, उसकी कोई हमें शुरुआत करनी, काफिला यानी कहीं ना कहीं एक वॉर काफिले की बात हो रही है, इस प्रकार की कोई मूवमेंट करनी है तो आप मंडे को कर सकते हैं। शोभन योग में बहुत बढ़िया माना जाएगा। जीत दिलाने वाली यात्रा, वैसे नॉर्मली जो पारिवारिक यात्राएं होती हैं, कोई इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं, वो वर्जित होती हैं, लेकिन कोई ऐसी मूवमेंट
जहाँ पर हमें कोई वीर रस को बढ़ाना है या कोई इस प्रकार की यात्राएं हैं जहाँ जंग शुरुआत करने से पहले यात्रा है, तो उसके लिए हम मंडे में अगर गोचर चल रहा है तो अच्छा माना जाता है। सिद्ध योग, वो कार्य हमारा सिद्ध हो। देखिए, मुहूर्त में हम सामान्यतः कोई ज़्यादा जहाँ हार्मनी की बात है, फैमिली गैदरिंग की बात है, कोई कुटुंबिक सुख की बात है, उसके लिए इस मुहूर्त को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ जहाँ समाज हित में किसी को प्रताड़ित करना है, किसी दूसरे देश पर प्रहार करना है, या कोई ऐसा ऑपरेशन आर्मी को या पुलिस को चलाना है किसी के खिलाफ, तो ये बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो वो कार्य अच्छा होगा। बुधवार और शुक्रवार को सिद्ध हो जाएगा वो कार्य। उत्तम योनि, ईश्वर की पूजा के लिए तो सदैव ही कोई भी नक्षत्र चल रहा, ईश्वर तो ये कहता है कि भाई जिसको हम सांसारिक रूप में सबसे खराब मानते हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि है। बड़ी अजीब बात है कि अष्टम भाव, द्वादश भाव, चतुर्थ भाव को कई मामले में हम सांसारिक विषयों के लिए अच्छा नहीं मानते हैं कि अष्टम भाव, अरे मृत्यु, आयु, अकल्ट, लेकिन यही कुंडलिनी जागरण का भी भाव है। 12वां भाव, अरे व्यय, खर्चे की बात हो गई, लेकिन यही सोल के डिपार्चर, वास्तव में जो हमारा एग्जामिनेशन है, हमारा पेपर में आप पास होंगे कि नहीं होंगे, वो 12वें भाव से तय होगा। पूरे जिंदगी आप एक धनाढ्य घर में रहें, आपकी सारी मनोवांछित फल आपको मिले, उसके बावजूद भी क्या वो पास हुई है, सोल आत्मा हुई है कि नहीं हुई है, वो तय करेगा 12वां भाव। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि खाली सांसारिक विषयों में उलझे नहीं रहना है। हम सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है, और ये अटल सत्य है, ये बदला नहीं जा सकता है मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर कि नहीं नहीं कोई और हमारा अंतिम लक्ष्य है। वो सब बेवकूफाना बातें हैं। हम सबका अंतिम लक्ष्य, और कहते हैं अंत भला सो भला, तो इसलिए ज़्यादा तड़पने की बात नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है क्योंकि कुछ चार्ट में हमें लौकिक रूप से कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जब पारलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो कहता है भी आपके तो चार्ट में, सिर्फ आपके चार्ट में वो चीज़ें हैं जो किसी भी सांसारिक व्यक्ति के चार्ट में आसानी से नहीं मिलती हैं। आपके चार्ट में पारलौकिक सुख की कल्पना और पारलौकिक शक्तियां दिखाई देती हैं, तो ये बहुत रेयर बात रहती हैं, और वास्तव में आए हम इसी के लिए हैं। कोई कहता नहीं मैं तो डॉक्टरेट करने के लिए आया हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आया हूँ, मैं तो बिजनेसमैन बनने के लिए आया हूँ, मैं मिलीनियर, मैं बिलीनियर बनने के लिए आया हूँ। सब धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि 60+ होने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद सबको फिर भय पैदा हो जाता है, लेकिन उसको भय पैदा नहीं होता है जिसने 4, 8, 12 जो भाव हैं वे मजबूत किए हैं। और वो ऐसे ही मजबूत नहीं होते हैं, वो हमारे प्रारब्ध से मजबूत हुए हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलों से। इसमें फिर हम उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, कौन से नक्षत्र के साथ इसकी अच्छे मैत्री होती है? धनिष्ठा, क्योंकि धनिष्ठा का योनि भी सिंह योनि होता है, इसका भी सिंह योनि है, तो एक सा काम करने का स्टाइल है। अति शत्रु योनि, याद रखना है सिंह यानी शेर का प्रबल शत्रु गज है, जबकि व्याघ्र यानी बाघ का प्रबल शत्रु है गऊ, गाय। तो दोनों में कई जब मैंने देखा कई जगह एक ही दोनों को बता दिए, नहीं, टाइगर अलग है, लॉयन अलग है, तो यहाँ लॉयन की बात हो रही है। क्लियर? और अति शत्रु है भरणी और रेवती, क्योंकि भरणी का जो नक्षत्र है, जो माने भरणी नक्षत्र का जो योनि है वो गज है, और रेवती का भी गज योनि है। बात करते हैं सूर्य कब प्रवेश करता है। जब हम सूर्य गोचर की बात करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके चार्ट में सूर्य कमजोर स्थिति में है, तो सूर्य के लिए कोई ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इन दिनों में कर सकते हैं, मार्च 4 के लगभग, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट। तो कई बार 4 में है, कई दफ़ा वो 2 तारीख को, 6 तारीख को ऐसे प्रवेश करता है, तो हम देख सकते हैं। चंद्रमास व तिथि, चंद्रमास भाद्र मास जो भाद्रपद होता है उसमें कृष्ण पक्ष की प्रथमा से नवमी, सितंबर में पड़ता है ये, तो चंद्रमा इस नक्षत्र में तब प्रवेश करता है। तो कोई इस प्रकार के प्रयोग आप करना चाहते हैं तो तब आप कर सकते हैं। और पूर्व भाद्रपद समायोजन, वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि किस प्रकार का इसका काम करने का तरीका है। मुख्य रूप से इसका देवता को देखना है, इसका विंशोत्तरी स्वामी कौन है,
किस राशि में इसका ज़्यादा पार्ट पड़ रहा है वो उसको देखना है। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इन तीनों का काम करने का तरीका जो होगा उसके मिले जुले रूप से वो अपने कार्य को करेगा। तो मृत्यु का भय भी रह सकता है, ध्यान रखना। अगर कहीं ना कहीं ग्रसित है तो मृत्यु से ऐसा जातक भयभीत भी हो सकता है, लेकिन अगर पूर्ण बली चंद्रमा वहां है तो वो मृत्यु मोक्ष वाले पाठ से सामना तो जरूर होगा, लेकिन वो एक प्रकार से मोक्ष कारक होगा, 12वें राशि या कहें 12वें भाव को जगाने वाला होगा। क्लियर? तो इसके साथ तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है, और वो बात कहीं ना कहीं इसके सिंबल से भी दिखाई देती है कि एक शैया की बात करते हैं। क्लियर? आप मन में एक भय होता है कि भाई अरे हमें भी मरना पड़ेगा, तो वो तो तय है, अगर जन्म हुआ है तो मरना तो पड़ेगा, लेकिन इस भय को अगर हम जीत लेते हैं तो फिर हम कभी भयभीत नहीं होंगे। तो इस प्रकार के शौर्य की बात सिर्फ ये नक्षत्र ही कर सकता है। क्लियर? फिर इसमें हम नक्षत्र पद के अनुसार जातकों में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। देखिए एनर्जी तो यही रहेगी जो मैंने बताया, जिसका समायोजन है, एनर्जी तो यही रहेगी, लेकिन एक ही नक्षत्र में हम थोड़ा थोड़ा विभेद पाते हैं। इसका थोड़ा वर्किंग स्टाइल अलग है, उसको एग्जीक्यूट अलग ढंग से करता है, उस एनर्जी को वो अलग ढंग से एग्जीक्यूट करता है, तो वो इसके नौमांश के कारण मिलता है। तो कुंभ राशि का 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक वाला हिस्सा मेष नौमांश में चला जाएगा। और मेष आपको पता है कमांडर का मूल त्रिकोण है, कमांडर यानी मंगल का खुद का घर है, और वर्किंग प्रोफाइल में जैसे एक्ट करता है कोई ऑफिस में एक कमांडर, वैसे ही यहां पर उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बिल्कुल मंगल के मेष राशि के समान होगा। क्रूर, आक्रामक, स्टिल मैं बता रहा हूं क्रूर आक्रामक है, लेकिन वो झगड़े से परहेज करता है क्योंकि विंशोत्तरी स्वामी में गुरु है। धुन का पक्का, जो उसने तय किया उसके लिए लगा ही रहेगा, और दृढ़ निश्चयी, मनोनिग्रह कि भाई वो मन में उन बातों को निरंतर धारण करता है। और एक चीज और, कहीं ना कहीं कुंभ राशि है तो वो हर चीज में लाभ की बात सोचेगा ही सोचेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वां भाव है जो लाभ की स्वाभाविक राशि मानी जाती है। और आत्मानुशासन, भाई मेष का अगर नाम आता है तो अनुशासन तो स्वाभाविक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे चरण में या इसके दूसरे पद में अगर पढ़ता है तो कुंभ राशि 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। ध्यान रखना है, इसका अर्थ ही होगा कि 23 डिग्री 20 मिनट पर अगर एग्जैक्ट चंद्रमा है तो फिर आप प्रथम नवमांश में जाएंगे, और अगर प्रथम नवमांश यानी पहला चरण जिसको मेष नवमांश कह रहे हैं, और अगर 23 डिग्री 20 मिनट से थोड़ा भी एक्सीड कर जाता है, 23 डिग्री 20 मिनट 1 सेकेंड चंद्रमा आ गया तो आप दूसरे चरण में आ गए, वृष नवमांश। जहां भी टॉरस की बात आएगी तो आपको उस एनर्जी को ध्यान रखना, इस एनर्जी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कैसे कराएगा, ये एग्जीक्यूट कराएगा एक कुटुंब के इर्द गिर्द। कुटुंब यानी हमारा खुद का फैमिली, हमारा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, नॉट फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ा अंतर है जो ज्यादातर स्कॉलर नहीं समझ पाते हैं कि भाई सेकंड हाउस और थर्ड हाउस की कम्युनिकेशन में क्या फर्क है। सेकंड हाउस या वृषभ इज रिलेटेड टू योर फैमिली कम्युनिकेशन, योर स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, ग्रंथों के ज्ञान को या ज्योतिषी के ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत थर्ड भाव से नहीं मिलती है। और अगर कोई ज्योतिषी है जो थर्ड भाव से ज्योतिषी बना है तो वो खाली प्रेजेंट अच्छा करने पर ध्यान देता है, ईश्वरीय साधना की बात उसकी वाणी में नहीं आती है। और अगर कोई साधक है, कोई ज्योतिषी ऐसा है जिसकी बात कही हुई साकार हो जाती है, तो वो ज्योतिषी बना है अपने द्वितीय भाव से। और वास्तव में ज्योतिषी या भविष्य कथन करने वाले को द्वितीय भाव ही ज्योतिषी बना सकता है, क्योंकि एक टीचर होना या कहीं एक अच्छी लेक्चर देना एक अलग विषय है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद को उस वाणी में जोड़ना वो एकदम अलग विषय है, वो सेकंड भाव। तो यहाँ वृषभ की बात आती है। तो जहाँ देखिए गैदरिंग तो बात होगी ही होगी, इकट्ठा करने, एकत्रण, कुटुंब के लिए, अपने कुटुंब की जहाँ बात आती है यानी मेरी फैमिली, मेरा घर, उस तो भौतिकवादी होगा, संग्रह करने वाला, वो कुंभ का भी स्वाभाविक नेचर है।
कला भी, शुक्र की राशि है तो कला का अच्छा जानकार, बोलचाल कुशल। लेकिन इस बोलचाल में आपको ध्यान रखना है, नॉट फॉर्मल कम्युनिकेशन। इस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करता है अपने स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन में। क्लियर? तो वृषभ वाला पार्ट कहीं ना कहीं एक एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रंथों के ज्ञान को डिलीवर करने वाला होता है, तो वहां उसके साथ देखकर जोड़ा जाता है। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक ध्यान रखना है। जहां भी इस नक्षत्र का जातक वृषभ नवांश में पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, गरुड़ पुराण बांचने वाला एक बहुत अच्छा कोई उसका विशेषज्ञ है जो मृत्यु के भय को जिता सकता है, उस पर जीत दिला सकता है। तो ऐसा कमाल का दर्शन शास्त्री वृषभ नवांश वाला ही हो सकता है। फिर बात करते हैं इसमें कुंभ में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक ये आता है मिथुन नवमांश। अब मिथुन को हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव, और ये कहा जाता है पूरी तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन, सांसारिक वार्तालाप में बड़ा प्रवीण है। क्लियर? लेकिन सांसारिक वार्तालाप का ईश्वरीय वार्तालाप से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। भाषा अभिव्यक्ति में कुशल, नॉट भाषा, भावाभिव्यक्ति में अपने भावों को अभिव्यक्त करने में बड़ा कुशल होता है। गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन, कुशल होगा, जिज्ञासु, बुद्ध का काम है तो इसको कहा जाता है बुद्ध का रोमांटिक फेज। तो बातें ऐसी करता है, मनमोहिनी बातें करता है, मन को लुभाने वाले। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, एनर्जी का स्तर यही है, एनर्जी भरपूर है। ठीक है, बात करने में लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा मीठा है, लेकिन एनर्जी भरपूर है, इनके कार्यों में भरपूर एनर्जी। और उपन्यास लेखक भी हो सकता है इस प्रकार का कोई उपन्यास लेखक जहां पर मृत्यु को जीतने की बात आती है, लेकिन ये सांसारिक विषयों पर ही पारंगत होंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। अगर इन्होंने कोई लेखनी ऐसी लिखी भी है तो उसका वेद पुराणों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। हो सकता है ये जिसको आप बोलते हैं कि एक दंत कथा स्वयं से कहीं खुद से उसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन अगर हम बाय द रेफरेंस जाते हैं, बाय द पुराण जा रहे हैं, वेदा जा रहे हैं, उस प्रकार की कम्युनिकेशन को या उस प्रकार की लेखनी को अब वृषभ नवांश के साथ ज्यादा जोड़ना है। बात करते हैं चौथे चरण की, वो चला जाता है मीन राशि में। तो मीन राशि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा है। तो मीन राशि में वैसे चंद्रमा भाई जल तत्व राशि है, एक्साइटेड मूड में आ जाता है। कर्क नवमांश, तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा कर्क नवमांश में बहुत कंफर्टेबल अपने आप को मानता है। परिवार पर अगाध प्रेम, तो परिवार के साथ अगाध प्रेम होगा। स्टिल ये एनर्जी हमें मिस नहीं करनी है। कहीं आप इसको पूरी तरह कर्क राशि के साथ जोड़ दे, नहीं, एनर्जी का स्तर यही होगा। ये सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कराने का तरीका है कि उस एनर्जी को किस प्रकार से हम संसार के सामने रखते हैं। कहते हैं यार फैमिली की इज्जत करता है, लेकिन ये इसके अंदर बड़ी एनर्जी है, बड़ा क्रोधाग्नि भी है इसके अंदर, कि भाई वो एनर्जी फिर उसके बावजूद भी, क्रोधाग्नि होने के बाद भी इसके स्टाइल में मैंने कभी कोई ऐसा डिशुम नहीं देखा। लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है। एनर्जी कहां से आ रही है? देवता अजेकपाद। तो अगाध प्रेम, धन, वाहन, सुख जल्द। क्लियर? और वो अपनी इस एनर्जी को अपने घर के लिए, वाहन के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देता है। लोकप्रिय, मातृभूमि से प्रेम, वो तो होगा ही, क्योंकि चतुर्थ भाव को हम कहीं ना कहीं मदरलैंड के साथ भी जोड़ते हैं। तो ये इनके 4 चरणों में थोड़ा थोड़ा भेद आने लग जाता है। बात करते हैं स्थान और व्यवसाय की, इससे हम और क्लियर हो जाएगा हमारे इस नक्षत्र को समझने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। अनाथ आश्रम, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर हम मृत्यु के बहुत नजदीक है या जन्म के बहुत, हम भाई जैसे जहां जन्म ज्यादा हो रहा है वहां भी मृत्यु हो सकती है, या माने अस्पताल में जहां पर प्रसूति गृह है, जहां पर शिशुओं का जन्म होता है, या अस्पताल का वो हिस्सा जहां पर शव रखे जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे स्थानों के लिए जब उपचार की बात करेंगे, हमें कोई अगर संभव हो कोई ऐसा कोई क्षेत्र जहां इस प्रकार की कोई समस्या है और आप सक्षम है, तो मदद भी की जा सकती है कि भाई कोई अनाथालय है आप मदद करें, कोई वृद्धाश्रम है आप मदद करें,
कोई इस प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र है कि जहां पर इस प्रकार का कोई छोटा अस्पताल है, जहां कोई इस प्रकार की मशीनरी की कमी है, अगर संभव है आपके लिए तो इस प्रकार के आप मदद कर सकते हैं। तो वो उपचारों में सबसे सटीक उपचार माना जाएगा। तो अनाथ आश्रम, अस्पताल, शमशान भूमि, एकांत, तंत्र स्थल। ध्यान रखना है, जब कभी भी हम प्रयोग की बात करते हैं तो हम प्रयोगों में यही बताते हैं कि भाई आपको कहीं ना कहीं कुछ अंश निकालना चाहिए, दान देना चाहिए, और ऐसे नक्षत्र जातकों को ऐसी जगह वो विजिट भी कर सकता है। स्पेशली अगर कहीं इस नक्षत्र का संबंध छठे भाव और अष्टम भाव के साथ आ रहा है तो निश्चित रूप से त्वरित रिजल्ट देखने में आएगा, क्योंकि छठे भाव को हम कहीं ना कहीं रोगों के साथ, अस्पताल के साथ जोड़कर देखते हैं, और कोई बड़ी व्याधि है तो हम अष्टम भाव के साथ जोड़कर देखते हैं, और 12वें भाव के साथ इसका वैसे ही नेचुरल संबंध आ रहा है। तो 6, 8, 12 में अगर इस नक्षत्र का संबंध बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे स्थानों में आप चैरिटी करना चाहिए। व्यवसाय, बेकरी, ऐसे कोई भी कार्य जहां अग्नि का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो एक प्रकार से अजैक पाद अग्नि का ही एक रूप है, या कहें उसके स्वभाव में अग्नि भरी पड़ी है। क्लियर। और वेल्डिंग, लेकिन अग्नि को वो कभी भी गलत तरह से इस्तेमाल नहीं करता है, उस एनर्जी को हमेशा सृजन के लिए इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गया। तो वेल्डिंग कार्य है, अग्नि कोई कार्य है, और शमशान व्यवस्था से जुड़े कोई भी कार्य, कोई भी शमशान से जुड़े कार्य या पोस्टमार्टम से कोई जुड़े कार्य में लगा हुआ है, तो वो सब इस प्रकार के अस्पतालों में कोई भी ऐसा काम जहाँ जन्म होता है या मृत्यु होती है, ऐसे कोई काम को टैकल करने वाला व्यक्ति, कोई पुरोहित है, पुरोहित कार्य में लगा हुआ है, और कोई ऐसा जो मृत्यु पर विजय करने के पाठ, गरुड़ पुराण जैसे पाठ को बताता है, और शल्य चिकित्सक, कोई भी ऐसा सर्जरी करने वाला व्यक्ति जो मृत्यु से बाल बचाने वाले जो सर्जन है, ऐसे सर्जनों, यानी ये तो बात तय है कि ये जातक मृत्यु को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। और रहस्य, रोमांच लेखन, ऐसी कला इनमें बड़ी अच्छी रहती है, और यही रहस्य रोमांच भी फियर, डेथ फियर के बहुत नज़दीक रहता है। क्लियर हो गया। मृत्यु का भय, अरे तो उसमें हमें जो इस प्रकार का आनंद कोई अगर हमें लेखनी में या उपन्यास में मिल रहा है तो उस जातक का ही प्रभाव होगा। वो मृत्यु से मोक्ष साधक, कोई ऐसा साधक जिसने मृत्यु पर विजय पाने के लिए मोक्ष का सृजन किया है, यानी पहले वो मृत्यु से भयभीत होता था और वो अपनी साधना में उसको समझ में आया कि अरे वास्तव में हम कभी भी नहीं मरते हैं, तो अब समझ जाते हैं कि नहीं, मैंने जो शुरुआत की थी अब वो शुरुआत मोक्ष तक जा चुकी है, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और इसमें हम विष और उपचार संबंधी सभी कार्य, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मृत्यु के नज़दीक मानने वाले कार्य हैं। और भ्रष्ट मनोरंजन, इसमें भ्रष्ट कहने का अर्थ है कि भाई आजकल, हालांकि आजकल मैं दोबारा यही आपको याद दिलाता हूँ, कलिकाल में उसको गलत नहीं माना जा सकता है कि भाई कलिकाल का ये एक प्रकार की यही खूबी है कलिकाल की, नहीं तो फिर सतयुगी ना हो जाता। तो ऐसा मनोरंजन जिसको हम पुरानी संस्कृति के साथ तुलना करते हैं तो कहीं वो टिकता नहीं है। जो ये रॉक या पॉप हिट की बात करते हैं, उसमें एक ऐसा मनोरंजन भी जो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक दिखाई देता है, जिसका संस्कृति से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, वो भी इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। माइकल जैक्सन जैसे डांसर, हालांकि उनकी कला को सभी उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन कई उनके हर प्रकार के, आपको पता है, क्रिटिक्स भी होते हैं, तो बोलते हैं कि भाई इसका कोई संबंध नहीं है, हमारे कोई शैली नहीं है। लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा ऊपर स्तर पर सोचना चाहिए कि भाई वो उनके कारण नहीं है, वो तो ईश्वर के कारण है। ईश्वर ने ही उनको ऐसा आशीष दिया है, ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो पूरे संसार में अपने गायन कला से माहिर हुए हैं। तो रक्षा में हत्या विशेषज्ञ दल, कोई ऐसा जो स्पेशली मारने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा दल में कोई आप कार्य करते हैं तो इस नक्षत्र के साथ संबंध बनता है। और कचरे का संग्रह उपयोग, स्पेशली उस हिस्से में आप समझ सकते हैं कि जिस में हम कचरे से कोई इस प्रकार की चीज़ें भी निकाल रहे हैं जो प्राण घातक भी हो सकती हैं, कोई रेडिएक्टिव कचरा भी इसमें शामिल है, कोई वेव्स, खतरनाक गामा प्रोडक्शन को रोकना, लीकेज, ये सब इसमें शामिल है। मशीन प्रौद्योगिकी कार्य, तो वो भी इसमें उपचार,
क्या क्या उपचार, भाई कहीं ना कहीं अगर अजेक्टपाद का स्वरूप को आप भजते हैं तो उनकी उपासना कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सरल है भगवान शंकर रुद्र की उपासना करना। और सार्वजनिक अस्पताल, शमशान और निर्माण में सहयोग इस प्रकार का अगर संभव हो, क्योंकि अपने लिमिट के बाहर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारी लिमिट कितनी है। हम किसी और से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार समाज में सदैव सहयोग करना चाहिए, स्पेशली इन क्षेत्रों में। निम्न कार्यकर्ता को धन सहायता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध शनि के 3 चरणों के साथ है। तो जो सेवा भाव करने वाले कर्मचारी हैं, इनका पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसी कोई कमी है, उनको सहयोग करना चाहिए। उदाहरण, माइकल जैक्सन के ऊपर इसका पूरा प्रभाव दिखाई देता है। इनके कई ऐसे चाहे पॉप रॉक सॉन्ग रहे, खुद ये वैसे लेखन कला में भी रहे, कुछ ऐसी उपन्यास या कुछ लिखनी ऐसी इन्होंने लिखी जो एकदम समझ में नहीं आती हैं। कहीं ना कहीं मृत्यु की बात, मृत्यु के भय की बात भी, या मृत्यु के भय को जीतने की बात भी, कि भाई इन्होंने इस प्रकार के डॉक्टर रखे थे कि भाई मुझे मृत्यु ना आए, इस प्रकार का इन्होंने व्यवस्था बनाई थी। तो मृत्यु का इनके जीवन में बड़ा क्लोज का नाता रहा, कि ऐसा नहीं था कि मृत्यु के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, सदैव उसी के बारे में सोचते थे। और इनकी कई ऐसी एल्बम भी कह सकते हैं, ऐसे सॉन्ग भी हैं जहां मृत्यु को बहुत क्लोजली इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो वो उसमें भी हम देख सकते हैं। एच डी देवगौड़ा, जो कुछ समय के लिए भारत के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री, हालांकि सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पद के जरिए ही हम संसद की शक्ति का भरपूर या कहीं पूरा उपयोग कर पाते हैं। एच डी देवगौड़ा जी और आर.पी. गोयनका जी, जिन्होंने जो आर.पी. एंटरप्राइजेज, आर.पी.जी. एंटरप्राइजेज यानी आर.पी. गोयनका जो एंटरप्राइज की स्थापना की, इन्हीं के ग्रैंडफादर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके संस्थापक रहे। और ये उन्हीं इसी नक्षत्र के साथ संबंध इनका दिखाई देता है। अभिनेता राजकुमार, जो शुरुआत में जिन्होंने अपना जीवन शुरुआत किया था एक पुलिस की नौकरी से, पुलिस के सब इंस्पेक्टर रहे, और सडनली इनके जीवन में इनको इस प्रकार का एक रोल ऑफर हुआ और ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। हालांकि काफ़ी बीच में साल स्ट्रगलिंग रहा, बहुत शुरुआत के जो फेजेस बहुत स्ट्रगलिंग फेजेस रहे, और तब इन्होंने कह सकते हैं कहीं ना कहीं मृत्यु के सिनोनिम मोक्षा को भी बड़े क्लोज से देखा, या कह सकते हैं ईश्वरीय तत्व को जानने का प्रयास किया। और अभिनेत्री रेखा, इनके जीवन को भी हम कहीं ना कहीं सस्पेंस से बहुत भरा हुआ मानते हैं कि जीवन इनका, जैसे शुरुआत इनकी जन्म इनको तमिल भाषा, तेलुगु, चेन्नई के साथ इनका संबंध जोड़कर देखा जाता है, और तमिल तेलुगु में इनकी अच्छी पकड़ है, इंग्लिश हिंदी में भी। और कुछ ऐसा स्टार ऐसे रहे कि भाई प्रथम जब इनके हस्बैंड इनके ज़्यादा दिन नहीं इनका जीवन रह पाया, और फिर इन्होंने अपने आप को कह सकते हैं एकांतवास, या कह सकते हैं मृत्यु मोक्षा पर रिसर्च करने का ही ज़्यादा कार्य किया, उसी में लगे रहे। अपने शरीर के जो माने 11th हाउस की जो प्रॉपर्टी वो भी दिखाई देती, कभी भी अपने शरीर के प्रति उस मोह को कम नहीं किया। वो अच्छा ही एक प्रकार से सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जब तक हम इस संसार में हैं, हमने कर्म का त्याग हम नहीं कर सकते। तो ऐसा अभिनेत्री रेखा जी के जीवन में साफ साफ देखा जा सकता है। और भक्त मीराबाई, उन्होंने भी उस नक्षत्र की एनर्जी का ही उपयोग किया, और कह सकते हैं कि जब इनके पतिदेव का निधन हुआ था तो इनको बाध्य किया गया कि भाई आपको इसमें सती के उसमें शैया में जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे तो प्राणनाथ, मेरे पतिदेव तो कृष्ण भगवान है। तो अपना श्रृंगार उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मीरा जी, उनके हस्बैंड का देहावसान हो गया था चित्तौड़ के राजा को, उसके बावजूद भी ये अपने श्रृंगार में इन्होंने कमी नहीं की और अपना जीवन भगवान कृष्ण की प्रेयसी के रूप में समर्पित कर दिया। और स्वामी सनातन श्री गोस्वामी जी, इन्होंने भी मृत्यु से मोक्ष को जीता। क्लियर हो गया? उस भय को ओवरकम किया इन्होंने, मोक्षा। चैतन्य महाप्रभु के सबसे
सबसे कह सकते हैं विश्वास पात्र और सबसे क्लोज शिष्य माने जाते हैं स्वामी सनातन श्री गोस्वामी जी। तो जिनके मैसेज जो आज भी देखे जा सकते हैं, जो मृत्यु पर विजय पाने के लिए माने जाते हैं। तो ये था एक एनालिसिस पूर्व भाद्रपद के ऊपर। हमने पूरी इसमें कोशिश की कि कोई त्रुटि ना हो। और आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।